हम निको रॉबिन को देखते हैं। रॉबिन को एक प्रिजन टावर के अंदर रखा जाता है जो कि इस कंट्री की सबसे खतरनाक जेल है और इसके हाथों में सी प्रिजन स्टोन को भी लगाया जाता है ताकि अपनी ताकतों का यूज ना कर पाए और इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। बताओ तुम्हारे जो क्रूमेट्स हैं स्टॉयट, लूफी और बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? पर रॉबिन अपना मुंह नहीं खोलती है और इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। रॉबिन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और इन सभी का कमांडर बहुत ज्यादा घबरा रखा है। निको रॉबिन जब ये 8 साल की थी तो इसने 6 मरीन शिप्स को डुबा दिया था। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, इसे डेविल चाइल्ड भी कहा जाता है। हमें इसे कड़ी नजर में रखना होगा। सर हमारा काम डिले हो चुका है, उसका क्या किया जाए? उन लोगों का काम डबल कर दो, उन लोगों को दिन में एक बार खाना दो और उनसे मरते दम तक काम करवाते रहो और जो काम डिले हो चुका है उसे भी ठीक करवाओ। और बाहर लेबरर्स से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है और खाना तक नहीं दिया जाता। इस छोटी सी बच्ची को भी बहुत ज्यादा काम दिया जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो जाता है। सुरान इसे उठाने की कोशिश करती है और तभी एक सोल्जर इस छोटी सी बच्ची को चाबुक से मारने लगता है। हे जल्दी उसको मारने दो, अपना काम करो जल्दी से। और बहुत सारे लोग इस सोल्जर को घेर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? अपने काम पर वापस जाओ अभी। और तभी और भी बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं वेपन्स लेकर। तुम लोग जल्दी से अपने काम पर जाओ, वो बूढ़ा आदमी बस मरने वाला है। और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम वापस से रॉबिन को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है और जब रॉबिन बेहोश हो जाती है तो इसके ऊपर समुद्र का पानी डाला जाता है। अब क्या हुआ? अब भी मुंह नहीं खोलोगी? हाँ अब तो तुम्हें बोलना ही होगा। रॉबिन की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है लेकिन फिर भी ये लोग इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते हैं और इसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। और यहाँ पर लेबरर्स के डाइनिंग रूम में इन सभी को आलू के छिलके का सूप दिया जाता है। इतनी ज्यादा मेहनत करवाने के बाद भी इन्हें इस तरह का खाना दिया जाता है। एक बूढ़ी औरत भी यहाँ पर खाना खा रही होती है और तभी एक सोल्जर इसके पास आता है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ये तुम्हारे लिए। और सभी लोग इसे गालियां देते हैं कि इसने अपने ही साथियों के साथ धोखा दिया। ये बूढ़ी औरत यहाँ से चली जाती है, बाहर जाकर रो रही होती है और सुरान इसके पास जाकर बैठ जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इस कंट्री से बाहर जाना चाहती हूँ, पर हमारी किस्मत में ये नहीं है। हमें यहीं पर काम करते करते एक दिन मर जाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर पा रही हैं। और इसके बाद ये बूढ़ी औरत उस चॉकलेट को सुरान को दे देती है जो कि उस सोल्जर ने इसे दी थी। तुम इसे खा सकती हो। क्या सच में? और सुरान सोचती है कि इसे निको रॉबिन को दे देगी। यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जिसे बुरी तरह से पीट कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और इसे खाने के लिए एक पोटैटो दिया जाता है। ये लो इसे खा लो, हम फिर से आएंगे तुमसे सवाल जवाब करने के लिए। हाँ कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, समझ गए ना? और रॉबिन यहाँ पर गिर जाती है। इसके साइड के सेल में एक और बूढ़ा आदमी कैद होता है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, आज ही मुझे इस कंट्री में भेजा गया है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए उन सोल्जर्स की अब किसी काम का नहीं, इसलिए मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और रॉबिन यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है कि इसे किसी तरह से अपने दोस्तों के पास वापस जाना होगा। तुम ध्यान से सुनो बाहर क्या हो रहा है, जल्दबाजी मत करो। सुरान इधर उधर जंप करती है, दीवारों के ऊपर से सारे सोल्जर से बच करके प्रिजन टावर पर चली जाती है जहाँ पर निको रॉबिन इस वक्त कैद है। और रॉबिन को उस चॉकलेट को देना चाहती है पर सामने बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और तभी सारे गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है और इन पर हमला कर रही है। और इस मौके का फायदा उठाकर जब सभी सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं सुरान उस टावर के अंदर चली जाती है। लेडी आप कहाँ पर हैं? पर तभी एक सोल्जर यहाँ पर आ जाता है और सुरान को पकड़ लेता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ और यहाँ पर कुछ सोल्जर्स सार्जेंट के पास जाकर कहते हैं कि आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही कर दिया है। मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया। सर यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी आ चुकी है, हमने हमारे सारे सोल्जर्स को उनके पीछे लगा दिया है। क्या तुमने सभी सोल्जर्स को उसके पीछे लगा दिया? प्रिजन टावर के बाहर अभी कौन है? क्या तुमने वहाँ के सोल्जर्स को भी हटा दिया? तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? प्रिजन टावर के पास जाओ। और यहाँ पर हम सुरान को देखते हैं जो कि निको रॉबिन के पास पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक गार्ड भी पहुंच जाता है और जिस गार्ड ने अभी सुरान को पकड़ लिया था ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक एजेंट होता है और इस बूढ़े आदमी का ही एक सबऑर्डिनेट होता है और इस बूढ़े आदमी को बाहर निकाल देता है। शाबाश, इस लड़की को भी बाहर निकालो। और सुरान रॉबिन को भी बाहर निकाल देती है। मुझे आपकी हैंडकफ की चाबी नहीं पता है, मुझे इसे खोलना होगा। तुम कहीं पर छुप क्यों नहीं जाती हो बच्ची? अभी यहाँ पर एक जंग होने वाली है, तुम्हारी वजह से हम लड़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही लोग दरवाजा खोलते हैं बाहर जाने के लिए तो देखते हैं कि सभी सोल्जर्स इन्हें घेर चुके हैं, सभी के हाथ में वेपन्स हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सभी सोल्जर्स की नजर रॉबिन पर जाती है पर सोल्जर्स के गोली चलाने से पहले ही सुरान इसके हैंडकफ्स को खोल देती है और रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इन सभी सोल्जर्स का सर चटक देती है और सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर ये बूढ़ा आदमी भी शौक रह जाता है कि इसने इतनी बेरहमी से इन सभी को मार डाला। क्या तुम ही निको रॉबिन हो, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की एक क्रू मेंबर? हाँ। रॉबिन सुरान को हक करती है और धीरे से उठ जाती है। इस देश के लोगों के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, मुझे उन्हें चुकाना होगा। और ऐसा बोलकर रॉबिन यहाँ से जाने लगती है। निको रॉबिन, हाँ आपका नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है। रॉबिन भी इसे देखकर स्माइल करती है और यहाँ पर हम बोइंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर उसॉप फंसा हुआ है और इसके पीछे एक मैन ईटिंग सनफ्लावर पड़ा हुआ है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा है। और तभी हरकुलिस एक रोबोट यहाँ पर आता है और उसॉप की जान बचा लेता है। उसॉप तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, यहाँ की चींटियों से भी ज्यादा कमजोर। अबे साले चुप कर, चींटियों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ मैं, ठीक है ना? और तभी इनके पीछे एक चींटी आ जाती है जो कि साइज में बहुत ज्यादा ही बड़ी होती है। ठीक है, मैं इन चींटियों से ज्यादा कमजोर हूँ। और रोबोट इस चींटी को हरा देता है। इसके बाद ये लोग खाना खाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चारों तरफ खाना ही खाना होता है, पेड़ पौधे फ्रूट्स वगैरह में से रामेन चाउमीन ये सब कुछ निकल रहा होता है और उसॉप दबाकर खाना खाता है। ज्यादा खाना मत खाना, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। पर उसॉप खाना खाते ही जा रहा है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। और उसॉप
खाना खा खा के मोटा हो चुका है और तभी एक अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। और ये कोई मामूली अर्थक्वेक नहीं होता है। ये जो आइलैंड है बोइंग आइलैंड, ये आइलैंड जिंदा है और हर दिन ये खाना खाता है और तभी आइलैंड सीधा हो जाता है। यहाँ के पशु पक्षी और जितने भी जानवर वगैरह होते हैं ये सभी लोग नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं और आइलैंड धीरे धीरे करके इन सभी को निगलना शुरू कर देता है और सारे जानवर इस आइलैंड के पेट में चले जाते हैं। और उसॉप भी नीचे गिरने ही वाला था पर हेराक्लिस इसे पकड़ लेता है। पर तभी उसॉप का हाथ छूट जाता है और इसे ये आइलैंड खाने ही वाला था। पर तभी कुछ रामेन ऊपर से गिर जाता है। उसॉप उस रामेन को अपने मुंह में भर लेता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है और खाना खाने के बाद ये आइलैंड वापस से पहले जैसा हो जाता है। पर अपना उसॉप फूल कर कुप्पा हो चुका है। तुम तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो चुके हो, तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा। अगर तुम वापस से पतले नहीं होते हो तो तुम कल के कल ही मर जाओगे। ये सुनकर उसॉप हैरान हो जाता है। क्यों मुझे एक्सरसाइज करनी होगी? ये क्या जुल्म है? और यहाँ पर हम जोरो को देखते हैं जो कि इस वक्त एक आइलैंड के ऊपर है। जोरो जंगलों के बीच में से जा रहा होता है। मुझे जल्दी करना होगा, मुझे मेरे दोस्तों के पास पहुंचना होगा। पिरोना से बचकर भाग रहा है और पिरोना इसका पीछा कर रही होती है। अरे वो कहाँ गया? मुझे दिख नहीं रहा, मुझे उसे ढूंढना होगा। और हम कुछ घंटे पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं। जोरो अपनी कटाना को ढूंढने की कोशिश करता है पर पिरोना ने इसकी कटाना को कहीं पर छुपा दिया है। 2 दिन हो चुके हैं, इसे अपना कटाना नहीं मिला। ये डायरेक्शंस में कितना खराब है। मैंने इसे साफ साफ बताया था कि हमारे घर के पीछे जो बिल्डिंग है उसमें इसकी कटाना पड़ी हुई है। ये गोल गोल घूम रहा है पर इसे अपनी कटाना नहीं मिल रही। पिरोना बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, इतना ज्यादा बोर हो जाती है कि खुद आके ही जोरो को उसकी कटाना दे देती है। अगर मैं तुम्हें गूगल मैप्स में लोकेशन भी सेंड कर देती तो भी तुम नहीं ढूंढ पाते। और जैसे ही जोरो के पास उसकी कटाना आती है दीवार को काट देता है और अपना रास्ता खुद बना के नीचे कूद जाता है और जंगल के अंदर चला जाता है और पिरोना इसका पीछा कर रही है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जोरो भाग रहा है जंगलों के अंदर। पिरोना इसे जंगलों में इधर उधर ढूंढ रही होती है और तभी पिरोना जोरो को ढूंढ लेती है। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, मेरे पीछे पीछे आओ। पर पिरोना को फॉलो करते करते ही जोरो 2-3 बार खो जाता है और पीछे से इन्हें कोई और भी फॉलो कर रहा था। और तभी जंगल के दूसरी साइड में एक धमाका हो जाता है। ये क्या है? शायद यहाँ पर कोई और भी गिरा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तुम जैसे एक बेवकूफ के साथ नहीं रह सकती। मैं अपने नए साथी के साथ जा रही हूँ। और पिरोना उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर वो धमाका हुआ था। पर वहाँ पर पहुंचकर पिरोना देखती है कि जोरो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुका है। ये देखकर पिरोना शॉक रह जाती है। अरे तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैं तो समुद्र के साइड में जाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और तभी चलते चलते ये लोग एक रुइन पर आकर पहुंच जाते हैं। लगता है अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर ये तबाही हुई है। यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स भी गिरे होते हैं। और तभी धीरे धीरे चलते चलते ये लोग एक पेड़ के सामने आकर रुक जाते हैं और इस पेड़ को इस तरह से काटा गया है जैसे ये किसी की कब्र होती है। और तभी जोरो को फील होता है कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं। और तभी कोई जोरो पर हमला कर देता है पीछे से, जिसकी वजह से जोरो के गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है। अरे ये कितना तेज है। और तभी इस पर कोई कुल्हाड़ी से हमला करता है। जोरो इसके अटैक को डॉच करता है और जैसे ही जोरो हवा में आ जाता है तो बहुत सारे लोग इस पर हमला कर देते हैं। जोरो बहुत मुश्किल से ही सारे हमलों को डॉच कर पाता है। और तभी एक बंदा जोरो पर तलवार से हमला करता है पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से जोरो नीचे आ जाता है। ओए तुम्हारे पीछे देखो। जोरो पीछे देखता है और पीछे बहुत सारे मंकीज होते हैं जिनकी आंखें लाल होती हैं और इन सारे मंकियों के हाथ में बहुत सारे खतरनाक वेपन्स होते हैं। ये देखकर जोरो घबरा जाता है। और दूसरी तरफ हम लेजी बोन आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर ब्रूक है और यहाँ के सभी लोग ब्रूक को शैतान समझकर पूज रहे हैं। इन्हें लगता है कि ब्रूक है किंग ऑफ ऑल डेविल्स। ब्रूक बाहर जाता है और देखता है कि ये पूरी जगह सुनसान पड़ी है। मुझे याद आ रहा है जब मैं यहाँ पर लैंड किया था तो उन्हें लगा कि मैं किसी तरह का शैतान हूँ और यहाँ पर कितनी सारी रिचुअल की चीजें भी थी जैसे कि यहाँ पर काला जादू किया जा रहा था। और तभी वही शैतान के पुजारी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक लड़की भी आती है। इस लड़की के हाथ में कुछ खाना होता है। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन आपके लिए मैंने दूध तैयार किया है। ब्रूक सारा खाना ठूस जाता है। अरे ये तो हमारे हफ्ते का खाना था जो हमने इसे दे दिया। क्या ये सच में हमें इस क्राइसिस से बचा पाएगा क्या? अरे चुप हो जा, ये शैतान है किंग ऑफ ऑल डेविल्स, समझा ना? देखो मुझे एक शिप को प्रिपेयर करके दो, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। सर जी क्या आप पैंटीज देखना चाहते हैं क्या? सभी लोग इसे पैंटीज दिखाते हैं। नहीं मुझे नहीं देखना, मेरा मन नहीं। चलो ठीक है मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ तुमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई ट्राइब हमला करना चाहती है और तुम उन्हें मारना चाहते हो। सर जी हम पहले बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हुआ करते थे लेकिन हमारी कंट्री पर लॉन्ग आर्म ट्राइब ने हमला कर दिया। वो लोग यहाँ पर आते हैं और मासूम लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, हमारे पैसे कपड़े खाना सब कुछ छीन लेते हैं सर। तो तुम लोगों ने मुझे जो खाना दिया वो कहाँ से आया? हाँ सर जी ये हमारे पूरे गाँव का 1 हफ्ते का खाना था जो कि हमने आपको दे दिया। ये सुनने के बाद ब्रूक को बहुत बुरा लगता है कि इसने अकेले सारा का सारा खाना खा लिया। प्लीज शैतान जी हमें बचा लीजिए। क्या मैं तुम्हें बचाऊं? हाँ अरे तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। और तभी बाहर से कोई चिल्लाता है, लॉन्ग आर्म ट्राइब फिर से आ चुकी है और मैं इस लड़की को किडनैप कर लेकर जा रहा हूँ, समझ गए ना? सभी लोग बाहर जाते हैं। ब्रूक भी इसे दिखता है। अब हमारे शैतान जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सभी लोग इस लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं जिसने ब्रूक को दूध दिया था और सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं। अरे नहीं मुझे कुछ करना होगा, इन लोगों ने मुझे खाना दिया, मुझे उसे बचाना होगा। और यहाँ पर हम लूफी और बाकी सभी को देखते हैं जो कि उसी नेवी शिप पर हैं जिन्हें इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। लूफी बाहर बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है और जिम्बे इस शिप को चला रहा है। क्रोकोडाइल भी यहीं पर होता है। हमें इतना समय क्यों लग रहा है? मैं वहाँ पर लेट नहीं पहुँचना चाहता। मैं नहीं चाहता कि नेवी के लोग व्हाइट बियर्ड को मारे क्योंकि व्हाइट बियर्ड सिर्फ मेरे हाथों से मरेगा। इस बस थोड़ा सा इंतजार और करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और गाइज इसी के साथ एम्पल डाउन आर्क यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइज अब से हम लोग मरीन फूड आर्क को शुरू कर रहे हैं जो कि वन पीस एनिमे सीरीज की सबसे बेहतरीन आर्क्स में से एक है। अब इसके बाद मरीन फूड में हम एस को देखते हैं जिसे इसके सेल से बाहर निकाला जाता है और कुछ ऑफिसर्स एस
को बाहर निकाल के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म तक लेकर जाने लगते हैं। और रास्ते में चलते चलते एस लूफी और अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है, पर एस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। और यहाँ पर हम साउथ ब्लू के एक छोटे से मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आज एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है और क्या व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ड की वॉर को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं, और अगर उसे वो ज्वाइन कर लेगा तो उस वॉर में आगे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक नेवी ऑफिसर्स तैनात होंगे। और एक और जगह पर भी लोग बात कर रहे होते हैं कि मरीन फोर्ड की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है और चाहे नेवी जीते या व्हाइट बियर्ड, एक बात तो तय है कि इस फाइट में हजारों लोगों की मौत होने वाली है। और वेस्ट ब्लू में कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि दुनिया ही खत्म होने वाली है और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस दुनिया में कुछ बुरा ना हो। और यहाँ पर हम मरीन फोर्ड आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रहा करते थे, पर इस वॉर के होने की संभावना की वजह से ये पूरा एरिया खाली कर दिया जाता है और अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और यहाँ पर साबाउडी में बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और घमासान फाइट कैसी होने वाली है। और यहाँ पर मरीन फोर्ड के अंदर टेंशन का माहौल बढ़ता ही जा रहा है और हमारा एस धीरे धीरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए। और गाइस, अब एस के एग्जीक्यूशन को 3 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। और यहाँ पर गार्प सेनगोकू के टेबल के ऊपर पंच मारकर कहता है गुस्से में, क्या ये एग्जीक्यूशन होना जरूरी है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक पब्लिक एग्जीक्यूशन है गार्प, और इसका इस दुनिया पर एक बहुत बड़ा महत्व होने वाला है और इसे हम ऐसे ही नहीं रोक सकते। ये सुनने के बाद गार्प गुस्से से यहाँ से चला जाता है और बाहर सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं एस के एग्जीक्यूशन के लिए और व्हाइट बियर्ड के साथ लड़ने के लिए पूरी आर्मी इकट्ठा हो चुकी है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, ये सब कुछ बस 3 घंटों तक ही रहेगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से एलीट सोल्जर्स को बुलाया जाता है, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है और 50 नेवी की शिप्स को भी लाया गया है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पेशल सोल्जर्स को भी बुलाया जा चुका है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इनके साथ साथ समुद्र के 7 वॉर लॉर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। नेवी के हुक्म के 3 एडमिरल्स इंक्लूडिंग किजारू, ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए, यानी कि व्हाइट बियर्ड। और यहाँ पर एस सारी सीढ़ियां चढ़ चुका है और इसके सामने एक दरवाजा है। ये दरवाजा खुल जाता है और एस सूरज की रोशनी को देखता है और ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं एस को लेकर। और यहाँ पर लूफी को अपने सामने गेट ऑफ जस्टिस दिखाई देता है और इसके बारे में जिम्बे को बताता है, ओए जिम्बे, ये देख सामने गेट ऑफ जस्टिस, हम तो यहाँ पे बहुत जल्दी पहुंच गए। पर जिम्बे गेट ऑफ जस्टिस को देखकर उस ऑफिसर की बातें याद करता है जिसने कहा था कि तुम लोग चाहे जो भी कर लो, हम लोग गेट ऑफ जस्टिस को नहीं खोलने वाले। लूफी, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ, और यहाँ पर बगी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, तो मेरे साथियों, समय आ चुका है, हम लोग लड़ेंगे व्हाइट बियर्ड के साथ, जिसके बाद मैं उस सफेद दाढ़ी को हराकर किंग ऑफ पायरेट्स बन जाऊंगा। ही। और यहाँ पर एस दरवाजे से बाहर निकलता है और सभी लोगों की नजर एस पर जाती है। वो देखो, वो आ गया। और एस अपने एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी लोगों की नजर एस पर होती है और तभी एस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी लोग एस को बांध देते हैं और एस अपने सामने का नजारा देखता है, जिसके बाद ये लोग एस के गले पर तलवार रख देते हैं। और तभी गार्प और सेनगोकू यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहीं पर रुकूंगा। जिसके बाद सेनगोकू एस के पास पहुंच जाता है और एक ट्रांसपोंडर स्नेल मांगता है, तो मुझे आप सभी लोगों को कुछ बताना है। और सभी लोगों की नजरें सेनगोकू के ऊपर आ जाती हैं। आज का ये पब्लिक एग्जीक्यूशन इस पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ जाएगा। गार्प ये सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो कुछ हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है गार्प बेटा। क्या तुम मुझे सहानुभूति देना चाहती हो बूढ़ी माँ? हाँ, अगर ऐसा है तो तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, तो एस अपने फादर का नाम बताओ। व्हाइट बियर्ड ही है मेरे फादर का नाम। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये सब हुआ तुम्हारी माँ की वजह से। उसने इस पूरी दुनिया को धोखा दिया है। तुम्हारी माँ का नाम था पोर्टगस डी रोग, गुलाबी रंग वाली एक औरत जो कि साउथ ब्लू के एक छोटे से आइलैंड पर रहा करती थी। और उसने कुछ ऐसा किया जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। उसने अपने बच्चे को अपने पेट में 20 महीनों के लिए रखा। ये सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। और जब उसने तुम्हें जन्म दिया तो उसके ठीक बाद ही कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि तुम्हारे पिता के मरने के 1 साल और 3 महीने बाद दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसकी नसों में उसी का खून दौड़ रहा था। ये सुनकर एस परेशान हो जाता है। यहाँ पर गार्प अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर एक आदमी इसे बताता है कि वो लोग मेरे बच्चे को सजा देने वाले हैं। क्या ऐसा करना सही होगा? और ये कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर होता है और अपने बच्चे की जिम्मेदारी गार्प को सौंप देता है। तुम्हारे असली पिता का नाम है पायरेट किंग गोल्ड रॉजर, द किंग ऑफ द पायरेट्स। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि एस गोल्डी रॉजर का बेटा है, ना कि व्हाइट बियर्ड का। ये सुनकर एस परेशान हो जाता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि पोर्टगस डी एस गोल्ड डी रॉजर का बेटा है। और ये एग्जीक्यूशन तो बहुत ज्यादा ही मजेदार बनता जा रहा है। तो ये गोल्डी रॉजर का बेटा है। हाँ, तो इसे पता होगा वन पीस कहाँ पर है। रॉजर का बेटा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि पहले गोल्डी रॉजर के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड थे उन सभी को मार दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उसका बेटा जिंदा है। बुआ भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एस लूफी का बायोलॉजिकल भाई नहीं है। गार्प को सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि एस का पास्ट खंगोल कर उसे वापस से बेइज्जत किया जाए। इसके बाद हम 20 साल पहले का एक सीन देखते हैं। गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन से पहले गार्प उसे एक बार जेल के अंदर मिला था और तब गोल्डी रॉजर ने इसे कहा था कि मेरे बेटे का जन्म होने वाला है। तब मुझे क्यों कह रहे हो?
हो, मैं नेवी का एक ऑफिसर हूँ। मैं जानता हूँ मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड थे उन सभी को मार दिया जाएगा, लेकिन मेरे बेटे ने अभी तक जन्म तक नहीं लिया है। उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो मासूम है। प्लीज उसे मरने मत देना। कार्प, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नेवी का एक ऑफिसर हूँ। कार्प, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तुम कभी भी किसी इनोसेंट को मरने नहीं दोगे। मुझे पता है तुम उसे बचा लोगे। इसके बाद हम गोल्डी रॉजर की बीवी को देखते हैं जिसका नाम है पोर्टिगस डी रोग, और इसे खबर मिल जाती है कि गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हो चुका है और पूरी नेवी वो सारी जगहों पर जाती है जहाँ पर गोल्डी रॉजर आखिरी बार देखा गया था, और सारे आइलैंड्स को इन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर। हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को चेक किया जाता है कि इनमें से किसी के अंदर गोल्डी रॉजर का ब्लड लाइन है या फिर नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई वाइफ है या नहीं, और अगर कोई मिल जाता तो नेवी के लोग उस बच्चे को भी मार डालते। जिन लोगों पर तुम्हें शक है उन सभी को मार दो, हम उस गोल्डी रॉजर की नस्ल को ही खत्म कर देंगे। और रूक अपने बच्चे को 9 महीनों के बाद जन्म नहीं देती है, अपनी विल पावर से बच्चे को अपने पेट में ही रखती है, नहीं, इसके बाहर आने का समय नहीं हुआ है। और बाहर नेवी ऑफिसर्स जबरदस्ती प्रेग्नेंट औरतों को लेकर जाने लगते हैं और जिन पर शक होता है उन सभी को मार देते हैं। और ऐसे करते करते 10 महीने से भी ज्यादा समय हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी नेवी ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं और रूग इन्हें नहीं मिलती है। और सभी नेवी ऑफिसर्स के जाने के बाद रूग अपने बच्चे को जन्म देती है जो कि एक्चुअल में एस होता है। और जिस दिन एस की डिलीवरी हो जाती है, कार्प इसके पास पहुंच जाता है क्योंकि गोल्डी रॉजर से इसने प्रॉमिस किया था कि एस को कभी मरने नहीं देगा। गोल्डी रॉजर ने कहा था कि अगर लड़की होगी तो इसका नाम होगा एन, और अगर लड़का हुआ तो इसका नाम होगा एस। पर एस को जन्म देने के बाद ही रूग की मौत हो जाती है क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसने जबरदस्ती अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा 20 महीनों तक, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद गार्प एस को लेकर यहाँ पर आ जाता है, और जब पहले एम्पल टाउन में गार्प एस के साथ बात करने के लिए जेल के अंदर गया था तो एस इसे रिफ्यूज करता है कि गोल्डी रॉजर मेरे पिता नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी बॉडी में उस क्रिमिनल का खून रहे। मेरा एक ही बाप है और वो है व्हाइट बियर्ड। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तुमने 2 साल पहले अपने असली बाप का नाम छोड़कर अपनी माँ का नाम अपना लिया। तुमने अपनी पावर को बढ़ाया और व्हाइट बियर्ड की क्रू को ज्वाइन कर लिया। पर हम सभी ने नोटिस कर लिया था कि तुम्हारे अंदर गोल्डी रॉजर का ब्लड है। वो तुम्हें एक नया पायरेट किंग बनाना चाहता है, पर हम लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम सच में एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बन जाओगे और तुम्हारे बाप से भी ज्यादा बड़े क्रिमिनल बन जाओगे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, समझ गए ना? मैं पायरेट किंग नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता व्हाइट बियर्ड किंग ऑफ पायरेट्स बने। हमें पता है कि वो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। अगर व्हाइट बियर्ड तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम्हें कब का मार दिया जाता। पर अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि हम एक और पायरेट किंग नहीं चाहते, और अगर इसके लिए हमें व्हाइट बियर्ड के साथ लड़ना होगा तो हम इस जंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। और तभी एक मरीन ऑफिसर यहाँ पर आता है। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू सर जी, मेरे पास एक रिपोर्ट है। बहुत बड़ा सर्वनाश हो चुका है। हम कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और गेट ऑफ जस्टिस धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है। हमें नहीं पता ये ऑर्डर किसने दिया, पर हमें लग रहा है कि व्हाइट बियर्ड यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर सेनगोकू बुरी तरह से डर जाता है। तुम लोग इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि गेट ऑफ जस्टिस के सामने आ चुके हैं, पर इस गेट को कैसे खोलेंगे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैं इस पर मुक्के मार मार के इसे तोड़ दूंगा। अरे लूफी रुक जा, ये किसी के घर का गेट नहीं है, ये गेट ऑफ जस्टिस है। इसे तो मार मार कर नहीं तोड़ सकते। और तभी धीरे धीरे ये दरवाजा खुलने लगता है। पर इसका कंट्रोल सेंटर तो कंट्रोल रूम में है ना, और वो मरीन फोर्ट के अंदर है, तो इसे कौन खोल रहा है? किसी को समझ में नहीं आता कि ये कैसे खुल रहा है। अरे ये खुल रहा है, और हम बगी को देखते हैं जो कि खुल जा सिमसिम कह रहा होता है। खुल जा सिमसिम, ये देखो मेरी ताकत से ये गेट ऑफ जस्टिस खुल गया। कैप्टन बगी आप तो कमाल के हैं। और बगी भी इस मौके का फायदा उठा रहा है, पर इस गेट को खोल कौन रहा है बे? और यहाँ पर मरीन फोर्ट के अंदर एक ऑफिसर बाइनोकुलर्स लगाकर समुद्र पर नजर रखे हुए है। अरे सामने से बहुत सारी शिप्स आ रही हैं। व्हाइट बियर्ड हमला कर चुका है। और सभी लोग देखते हैं कि सामने से बहुत सारी शिप्स इनकी तरफ आ रही हैं। बहुत सारे पायरेट कैप्टन्स इस शिप के अंदर होते हैं। वाइल्ड स्पाइडर स्क्वाड, एमसी गाय, बोहेमियन नाइन डोमा पायरेट्स का कैप्टन, थंडर लॉर्ड एमसी गाय, डूक 11 ब्रदर्स, और ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक पायरेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। और ये सारे पायरेट कैप्टन्स व्हाइट बियर्ड की एलीट फोर्स के मेंबर्स हैं। अरे व्हाइट बियर्ड की शिप नहीं दिख रही, कहाँ पर है वो? ध्यान से देखो, यहीं पर होगा। हमें उस अंदर घुसने से पहले रोकना होगा। पर व्हाइट बियर्ड का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। और ये सारी पायरेट शिप्स में सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि एस हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आज हम लोग मरीन हेडक्वार्टर्स को ही तोड़ देंगे, कोई नहीं बचेगा। एस इन्हें देखकर हैरान हो जाता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और इतनी सारी शिप्स में ये लोग व्हाइट बियर्ड की शिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर व्हाइट बियर्ड कहाँ पर है इसके बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है। और तभी पानी के अंदर से कोई चीज बाहर निकलने लगती है। सेनगोकू ये देखकर हैरान हो जाता है। व्हाइट बियर्ड, तुम कितने ज्यादा कमीने हो सकते हो, पानी के नीचे से आ रहे हो। और समुद्र के नीचे से व्हाइट बियर्ड की कोटिंग की हुई पायरेट शिप बाहर निकलती है, पानी के नीचे से एकदम से सामने आ जाता है। और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तैयार हो जाओ, व्हाइट बियर्ड आ चुका है। व्हाइट बियर्ड की शिप इन सभी के सामने आ चुकी है। और तभी से शिप के बगल में एक और हलचल होती है, और तभी पानी के अंदर से 2 और शिप्स बाहर निकलती हैं। और अब यहाँ पर टोटल 3 शिप्स हो जाती हैं। और इन शिप्स के ऊपर होता है हमारे व्हाइट बियर्ड का 1st डिवीजन का कमांडर यानी कि मार्को, और इसके साथ होते हैं 14 और कमांडर्स। और सभी लोगों की नजर इस शिप पर होती है। और तभी हमें व्हाइट बियर्ड के चलने की आवाज सुनाई देती है, जो कि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाता है। व्हाइट बियर्ड चलते चलते शिप के ऊपर आता है और उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत दिनों बाद मिले सेनगोकू। व्हाइट बियर्ड, अच्छा होगा कि तुम कहो कि मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। व्हाइट बियर्ड को देखकर सभी नेवी ऑफिसर्स बुरी तरह से घबरा जाते हैं। व्हाइट बियर्ड हंसने लगता है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ तक चला आया। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग गेट ऑफ जस्टिस से बाहर निकल रहे होते हैं। और तभी इवन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रैगन आया होगा या फिर नहीं। वैसे भी ड्रैगन अपने बेटे को मरने नहीं देगा। अरे
हाँ, दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया, एस और मैं हम दोनों सगे भाई नहीं हैं। मेरे पिता का नाम है मंकी डी ड्रैगन और इसके पिता का नाम है गोल्डी रॉजर। ये सुनकर इवान शॉक रह जाता है और यहाँ पर व्हाइट बियर्ड इन सभी के सामने है। एस चिल्लाकर व्हाइट बियर्ड को पॉप्स कहकर बुलाता है, जिसके बाद व्हाइट बियर्ड अपनी पावर्स का यूज करता है, अपनी पोजीशन में आता है और एक हल्की सी स्माइल करके अपने आसपास की एयर के ऊपर एक पंच मारता है और यहाँ की एयर के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। जी हाँ गाइज, हवा के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और व्हाइट बियर्ड के हमले की वजह से यहाँ पर सुनामी आने लगती है और यहाँ का सारा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है और सेनगोकू ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। ये नहीं हो सकता, ये तो एक सी लिफ्ट है। बहुत बड़ी बड़ी लहरें मरीन फोर्ट के आगे पीछे से आने लगती हैं और लगभग पूरे मरीन फोर्ट को कवर करने ही वाली होती हैं और व्हाइट बियर्ड हंस रहा होता है और एस व्हाइट बियर्ड को देखकर अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो लूफी से कहता है कि मैं समुद्र में जा रहा हूँ अपने नए सफर के लिए और एस लूफी को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और समुद्र में जाने के बाद एस अपना एक खुद का एक क्रू बनाता है जिसका नाम होता है स्पेड पायरेट्स। कार्प को इसके बारे में पता चलता है, लेकिन ये सुनकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपना इस समुद्र में इधर उधर भटक रहा होता है और इसके सामने जो भी आता है उसे ठिकाने लगाकर आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके एस बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है। इसके बारे में सेनगोकू, व्हाइट बियर्ड, नेवी ऑफिसर्स सभी को इसके बारे में पता चलता है और एस शैंक्स से मिलता है। शैंक्स एस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और एस कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता है शैंक्स, तुमने उसकी जान बचाई थी ना, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अच्छा, तो तुम लूफी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम उसके बड़े भाई हो? इसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं और शैंक्स एस से पूछता है कि क्या लूफी अभी भी पायरेट किंग बनना चाहता है। अरे हाँ, ये तो उसकी फेवरेट लाइन है, पर किंग ऑफ पायरेट्स मैं ही बनने वाला हूँ। तो तुम कैसे बनोगे किंग ऑफ पायरेट्स? हाँ, इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को हराने के बाद। एक सेकंड, क्या तुम व्हाइट बियर्ड की बात कर रहे हो? हाँ? इसके बाद एस जिम्बे से मिलता है और जिम्बे एस से कहता है, मैं तुम्हें व्हाइट बियर्ड से कभी नहीं मिलने दूंगा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एस और जिम्बे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों की फाइट 5 दिन तक चलती है पर अभी तक कोई भी नहीं जीतता है। पर तभी फाइट करते करते जिम्बे नीचे गिर जाता है और उसके गिरने के बाद एस भी नीचे गिर जाता है और तभी यहाँ पर एक बड़ी सी शिप आती है। तुम में से कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है? हाँ, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि व्हाइट बियर्ड होता है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक हाथ से ही लड़ूंगा। व्हाइट बियर्ड नीचे उतरकर एस के पास जाता है और एस के क्रूमेट्स व्हाइट बियर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं पर ऐसा करने में ऑब्वियसली फेल हो जाते हैं और एस अपने क्रूमेट्स को पिटते हुए देखकर उठ खड़ा होता है और अपने अटैक का यूज करके व्हाइट बियर्ड और खुद के बीच में एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। ए साथियों, भाग जाओ यहाँ से, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। एस व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है पर इस फाइट का क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में हमें पहले से ही पता है। व्हाइट बियर्ड एस को बुरी तरह से हरा देता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और एस हलचल करता है। एस के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची होती है। तुम्हारी जान बहुत कीमती है, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए, तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? और एस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आज से तुम मेरे बेटे हो। पर एस व्हाइट बियर्ड को मना कर देता है। अब इसके बाद एस अपने आप को एक अजीब से कमरे में पाता है। उस कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि ये व्हाइट बियर्ड की शिप के ऊपर है, लेकिन फाइट की थकान की वजह से वहीं पर बैठ जाता है। और तभी यहाँ पर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 4th डिवीजन का कमांडर आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम हमारे क्रू को ज्वाइन करना पसंद करोगे? पर एस इसे कुछ नहीं कहता। अरे हाँ, क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? तुम्हारा क्रू तुम्हें लेने के लिए आया था पर हम सभी ने मिल करके उन्हें बहुत पीटा, पर तुम चिंता मत करो, वो लोग मरे नहीं हैं, वो लोग भी तुम्हारी ही तरह इस शिप के ऊपर हैं। तो फिर तुमने मुझे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? हाँ, क्या कहा? हथकड़ियाँ हमें उनकी जरूरत नहीं। और एस को मजबूरन उसी शिप के ऊपर रहना पड़ता है। और जब एक रात को व्हाइट बियर्ड सो रहा होता है तो एस इसके कमरे में आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके व्हाइट बियर्ड पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है पर व्हाइट बियर्ड उठ जाता है और एस को हरा देता है। एस दूर जाकर गिरता है और व्हाइट बियर्ड दोबारा से सो जाता है और इसी तरह से एस जब भी इसे मौका मिलता था व्हाइट बियर्ड को मारने का अपनी पूरी कोशिश करके इस पर हमले करता रहता था पर हमेशा फेल हो जाता था। एस कभी भी व्हाइट बियर्ड को मार नहीं सका। इसने 100 से भी ज्यादा बार कोशिश की लेकिन हर बार नाकामयाबी ही मिली। और एक बार व्हाइट बियर्ड का 1st डिवीजन का कमांडर मार्को एस को खाना देकर यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एस मार्को से पूछता है कि तुम लोग व्हाइट बियर्ड को पॉप्स क्यों कहते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि व्हाइट बियर्ड हमें बेटा कहते हैं और उन्हें पॉप्स कहकर हमें खुशी मिलती है। तो क्या तुम अब भी व्हाइट बियर्ड को मारना चाहते हो? व्हाइट बियर्ड जी ने आपकी जान बचाई, इसके साथ आपको एक चीज तो पता चल ही गई होगी कि आप उन्हें नहीं मार सकते, इसलिए यहाँ से चले जाओ या फिर यहीं पर रुककर अपनी पीठ के ऊपर व्हाइट बियर्ड का निशान लगा लो और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लो। जिसके बाद एस ऐसा ही करता है और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का एक मेंबर बन जाता है और इसकी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं कि लोग इसे व्हाइट बियर्ड का 2nd डिवीजन का कमांडर बनाना चाहते हैं और इसके बारे में ब्लैक बियर्ड को भी कोई भी आपत्ति नहीं होती है। ये बंदा तब गद्दारी कर भी नहीं था और इन्हीं के साथ रहता था। एक रात एस व्हाइट बियर्ड के पास जाता है और इसे अपने बारे में बताता है कि गोल्ड रॉजर का बेटा है। तो क्या आप अब मुझे अपने क्रू से निकाल देंगे व्हाइट बियर्ड जी? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, हम सभी समुद्र के बेटे हैं, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। ये सुनकर एस हैरान हो जाता है। जिसके बाद एस अपनी स्किल्स की वजह से व्हाइट बियर्ड का 2nd डिवीजन का कमांडर बन जाता है और एस का नाम न्यूज़पेपर्स में आ जाता है क्योंकि एस और भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। और एक दिन व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को एक डेविल फ्रूट मिलता है पर उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। उसी रात ब्लैक बियर्ड अपने ही एक क्रूमेट को मारकर यानी कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के एक मेंबर को मारकर उस डेविल फ्रूट को लेकर यहाँ से भाग जाता है गद्दारी करके। और इसके बारे में जब एस को पता चलता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लैक बियर्ड से बदला लेने के लिए जाने लगता है पर सभी लोग एस को मना करते हैं। एस, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। पर उसने मेरे क्रूमेट को मारा है, मैं उसे नहीं जाने दे सकता। और एस ब्लैक बियर्ड से बदला लेने के लिए
लिए यहाँ से भाग जाता है, पर इसे क्या पता था कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहाँ पर एस चिल्लाकर कहता है, पाप्स, ये मेरी ही गलती है। आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? वो इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, इस मेरे बेटे हैं, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और गाइस अब व्हाइट बियर्ड ने जो हवा में घूसा मारा था उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है और मुक्का इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट करता है कि इसकी शॉक वेव्स लूफी तक पहुंच जाती हैं। लूफी भी व्हाइट बियर्ड की पावर को महसूस कर पा रहा होता है। पानी का लेवल बिल्कुल नीचे जाकर एकदम से ऊपर उठ जाता है और ये देखकर सेनगोकू कहता है कि जीतने की कोई भी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद मैदान में आओकीजी आ जाता है और पूरे पानी को जमा देता है और सीधा टारगेट करता है व्हाइट बियर्ड को। व्हाइट बियर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड दोबारा से हवा के अंदर एक घूसा मारता है और इसके सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं। और इसके बाद आओकीजी पूरे पानी को जमा देता है और सारे सोल्जर्स पानी के अंदर कूद जाते हैं। अब इसके बाद मैदान में ड्रैकुला मीहॉक आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो कि सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक है और इसी स्वॉर्ड की तरह 12 स्वॉर्ड्स और हैं इस पूरी दुनिया में। इसके बाद ड्रैकुला मीहॉक दुनिया का सबसे ताकतवर स्लैश व्हाइट बियर्ड की तरफ मारता है और सभी मरीन ऑफिसर्स सोचते हैं कि व्हाइट बियर्ड का काम खत्म। और व्हाइट बियर्ड की टीम से एंट्री होती है 3rd डिवीजन कमांडर डायमंड जोस मैदान के अंदर कूद जाता है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका डेविल फ्रूट है, डायमंड जैसा सख्त। ये बंदा ड्रैकुला मीहॉक के स्लैश को बहुत आसानी से ऊपर फेंक देता है आसमान की तरफ। और अब मैदान में आता है किजारू सीधा व्हाइट बियर्ड पर हमला कर देता है और व्हाइट बियर्ड की तरफ से आता है 1st डिवीजन का कमांडर मार्को, जो कि एक जुहान टाइप डेविल फ्रूट यूजर है और किजारू का पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है और इसे एक खरोंच तक नहीं आती है। भाई साहब ये कैसे हो सकता है भाई, इसका डेविल फ्रूट हद से ज्यादा खतरनाक है। मार्को के डेविल फ्रूट की हीलिंग पावर्स अलग ही लेवल पर है और इसका डेविल फ्रूट एक मिथिकल जुहान टाइप डेविल फ्रूट है, लोगिया टाइप से भी ज्यादा रेयर डेविल फ्रूट। इसके बाद मार्को द फिनिक्स किजारू पर एक लात मार देता है और किजारू दीवार में जाकर भिड़ जाता है और यहाँ पर डायमंड जोस बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बाहर निकालता है और सीधा मरीन ऑफिसर्स के ऊपर फेंक देता है। अब इसके बाद तीसरा एडमिरल अपनी सीट को छोड़ता है और खड़ा होकर अपने डेविल फ्रूट की ताकत दिखाता है। इसका डेविल फ्रूट एक लोगिया टाइप है, मैग्मा डेविल फ्रूट। अपनी ताकत दिखा के उस बर्फ की धज्जियां उड़ा देता है। इसके बाद आम पायरेट और पब्लिक सोल्जर्स इनके ऊपर मेटियोरिक शावर्स गिरते हैं, लावा की गोलियां टाइप गिरती हैं और एक गोली व्हाइट बियर्ड के ऊपर भी आ रही होती है, लेकिन व्हाइट बियर्ड अपने वेपन का यूज करके इसे रोक लेता है और एक फूंक मार के इसे बुझा देता है, पर इसकी वजह से व्हाइट बियर्ड की एक शिप तबाह हो जाती है। अब इसके बाद मैदान में आता है ओजेड मास्टर और साबाउडी में सभी लोग इसको लाइव देख रहे होते हैं इस जंग को। लगता है इस दुनिया का अंत आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। और अकाइनू ये सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे व्हाइट बियर्ड ने इसके हमले को नाकाम कर दिया और अकाइनू की आग की वजह से व्हाइट बियर्ड का वेपन आग पकड़ देता है और व्हाइट बियर्ड अपने मुंह से फूंक मार के इसे बुझा देता है। अकाइनू व्हाइट बियर्ड की तरफ देखता है और तभी सभी लोग व्हाइट बियर्ड की शिप मोबी डिक के ऊपर और भी हमले करने शुरू कर देते हैं, पर मार्को और व्हाइट बियर्ड मिलकर इनके अटैक्स को रोकते हैं। हर जगह पर कैनन्स फायर हो रहे हैं, कहीं पर लोग मर रहे हैं और कोबी इस जंग को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और इसके पीछे होता है हेलमेपो, जिसकी हालत भी इसी के जैसी हो जाती है। यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है और तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। किसी का भी ध्यान इस मॉन्स्टर पर नहीं जाता है और ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके मरीन फोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स इसे देख लेते हैं और इसे रोकने के लिए इस पर कैनन्स फायर करते हैं, पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद मॉन्स्टर अपने वेपन का यूज करके इन सभी लोगों की कैनन्स को तोड़ देता है, पर कैनन के साथ साथ ये पूरी शिप को ही 2 हिस्सों में तोड़ देता है और कुछ ऑफिसर्स इसे पहचान लेते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम है लिटिल ओर्स जूनियर। अरे नहीं, अब तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और केको मोरिया ओर्स को देखकर पागल ही हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि ओर्स के डिसेंडेंट्स व्हाइट बियर्ड की टीम में हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। यहाँ पर ओर्स एस को देखता है और एस ओर्स को, ओर्स तुम यहाँ पर? एस एक अच्छा आदमी है, मुझे उसे बचाना होगा। और तभी वो ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसे भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और केको मोरिया अपने पास्ट को याद करता है और ओर्स को याद करता है जिसे हमने थ्रिलर पार्क में देखा था। अब मैं वापस से इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी बना पाऊंगा। और ओर्स आगे बढ़ रहा होता है। नेवी के स्पेशल जायंट्स ओर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि इसे रोक सके। ओर्स आगे बढ़ता है और तभी इसके सामने एक नेवी की शिप आ जाती है। तभी एस चिल्लाकर कहता है कि ओर्स तुम यहाँ से हट जाओ, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, तुम एक आसान टारगेट हो ओर्स। पर ओर्स इसकी बात नहीं सुनता है और इस पूरी शिप को उठाकर सारे लोगों को नीचे फेंकना शुरू कर देता है। और तभी ओर्स चिल्लाता है और उन जायंट्स के ऊपर इस शिप को फेंक देता है और ये शिप फिसलते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। और ये देखकर व्हाइट बियर्ड के मेंबर्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हर जगह लड़ाई चल रही है और इन सभी के बीच में कोबी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखा है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए। इतनी ज्यादा लड़ाई देखकर कोबी सदमे में होता है और तभी एक पायरेट कोबी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक वाइस एडमिरल कोबी की जान बचा लेता है। ये जंग का मैदान है बच्चे, यहाँ पर तुम जैसे का कोई काम नहीं है। और ऐसा बोलने के बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है और कोबी जमीन पर एक पंच मारता है और अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगता है। इसके बाद इस मॉन्स्टर का मुकाबला एक और जायंट से हो जाता है और इस जायंट की धज्जियां उड़ा देता है और यहाँ पर बोआ सभी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देती है, वो चाहे पायरेट हो चाहे मरीन सोल्जर्स, उन सभी को मारना शुरू करती है। और यहाँ पर ओर्स का मुकाबला बार्थोलोमियो कुमा से हो जाता है। बार्थोलोमियो कुमा एक बहुत बड़ा सा पैड बनाता है, इसे छोटा करता है और बहुत ही प्यार से ओर्स के ऊपर फेंक देता है और जैसे ही इसे टच करता है तो ओर्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसके पूरे शरीर से खून बहने लगता है और इसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी ये नहीं रुकता
और तभी डोफ्लामिंगो इसका पैर काट देता है और आखिर में गेको मोरिया अपने बैट्स का यूज करके एक स्वॉर्ड बनाता है और इस मॉन्स्टर के आर पार कर देता है और इसी तरह से ओड्स हार जाता है। ये देखकर एसर होने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता। और ओड्स की मौत की वजह से व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी एक मरीन का सोल्जर गलती से व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला कर देता है। व्हाइट बियर्ड पहले इसकी स्वॉर्ड को तोड़ता है, इसके बाद इसकी मुंडी पकड़ता है और इसी के ऊपर अपनी डेविल फ्रूट की पूरी ताकत को उतार देता है। जो पंचेस अभी व्हाइट बियर्ड एयर में मार रहा था उसी पंच को इसके मुंह पर मार देता है। ओड्स अपने आखिरी दम तक एस को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसमें नाकामयाब रहता है और इस सीरीज का 45वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइज उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 15 के कमेंट्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।